हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले लेक्चर में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया था। तो संधारित्रों का संयोजन, उसमें कुछ सवाल आपको कराए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको भेजे थे और उनके सॉल्यूशन भी भेजे थे। अभी एक टाइप के कुछ सवाल और हैं, उनके बारे में अपन और यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एक, वैसे तो आप ये लेसन नंबर 7 उसमें लेसन नंबर 6 में आप पढ़ने वाले हो। नाम है टॉपिक का व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु करके एक टॉपिक आप पढ़ने वाले हो डिटेल में। ये आप पढ़ने वाले हो लेसन नंबर 6 में, यानी जब उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन पढ़ेंगे सर्किट के अंदर। लेकिन उस कंसेप्ट का यूज अभी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो कंसेप्ट क्या है, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, डिटेल में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी सर्किट इस तरीके से है, कोई भी परिपथ हमने लिया इस प्रकार से, जिसमें एक समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं किसकी, एक पैरेललोग्राम की। उस पैरेललोग्राम की जो 4 साइड्स हैं, उस साइड में, उनमें चारों के चारों साइड में अपन ने अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़ दिए। एक P है, एक Q है, एक R है और एक S है। अब इसके जो 2 विकर्ण होंगे, जो 2 डायगोनल होंगे, पहला डायगोनल अपन ने मान लिया ये है AB और दूसरा मान लिया ये है CD। तो A और B है, उसको तो हम किसी सप्लाई से यानी सोर्स से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, और ये कुंजी है की। और दूसरा जो डायगोनल है उसके अंदर हम किसी गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब है एक ऐसा उपकरण जो सर्किट में, वायर में बहने वाले करंट को मेजर करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। उसको हम धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसको अभी किसी दूसरी की हेल्प से जोड़ दिया, तो हमने इसको मान लिया K1 है और ये जो कुंजी हमने लगाई, स्विच लगाया है, ये K2 है। व्हीट स्टोन का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे सर्किट हम ऑन करेंगे तो इसमें धारा बहेगी। ये धारा कोई I धारा है। ये धारा इस तारों में उसका बंटवारा हो जाएगा। एक जगह हमने मान लिया I1, तो यहाँ से जाकर फिर 2 हिस्से हो जाएंगे, इधर चला गया इस वाले हिस्से में IG, तो ये बचेगा I1 माइनस IG। इधर हमने मान लिया I2, I1 इधर गया, I2 इधर गया, I1 C पर पहुँचेगा, 2 हिस्से हो जाएंगे, एक इस वाले तार में चला गया। ये जो धारा है उसका नाम है गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, उसको IG मान लिया। तो I1 में से IG इधर चली गई, शेष कितनी बचेगी, तो इसमें से ये वाली घट जाएगी, तो ये वाली घट के बचेगी I1 माइनस IG। दूसरा जो तार है B से लेकर D तक, उसके अंदर जो धारा जा रही है A से लेकर D तक, जो Q प्रतिरोध है, उसके अंदर करंट जा रहा है I2। ये I2 यहाँ पर पहुँचा, ऊपर से आ गई IG और I2, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मिलकर एक नया करंट बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा I2 प्लस IG। इधर कितना बचा I1 माइनस IG। अब ये जो करंट है I2 प्लस IG, ये करंट है I1 माइनस IG, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा I1 माइनस IG प्लस I2 और प्लस का IG से IG कट गया, बराबर कितना बचा I1 प्लस I2। अब ये I1 प्लस I2 कहाँ से आया, तो I करंट 2 हिस्सों में बटा था I1 प्लस I2, तो I का मान कितना है I1 प्लस I2। तो ये करंट जो इकट्ठा हो जाएगा वो I के बराबर हो जाएगा। तो जिस सेल से जितनी धारा निकली वही धारा उसमें पहुँच जाएगी। ये जब इस प्रकार का अगर हम कोई वितरण करते हैं, उस केस में अपन जो बात करने वाले हैं वो ये है इंपॉर्टेंट, कि अगर इस प्रकार का कोई व्हीट स्टोन सेतु है, ऐसा कोई सर्किट है, उसमें उसने शर्त लगाई थी इफ़ IG इक्वल टू 0, मतलब ये वाला जो तार है C से लेकर D तक, इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, इसमें कोई भी धारा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हमको अगर प्राप्त होती है, बाकी धाराएं हैं लेकिन इसके अंदर कोई भी धारा नहीं है, तब उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में जो केस आता है वो ये है कि जो इनकी साइड्स हैं, संगत भुजाएं हैं, उनके प्रतिरोध, तो पहली R में P, दूसरी है Q, P और उसके पास वाली Q, दूसरी बची R और ये S। तो P और Q के अनुपात का मान R और S के अनुपात के बराबर होता है। तो P अपन Q बराबर R अपन S होता है।
ऐसा जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो सर्किट को कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। अब ये जो सिस्टम है, ये जो रिजल्ट दिया था, उस रिजल्ट से जो फॉर्मूला था उससे ये जो रिजल्ट मिला वो तो मिला कि प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा। लेकिन इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें, विपरीत प्रकार से देखें, तो क्या देखें कि यदि किसी स्थिति परिपथ में ऐसी हो रही है कि उसके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर है, P/Q का मान किसके बराबर है, R/S के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उस परिपथ में कोई भी विद्युत धारा इस विकर्ण के अंदर नहीं प्रवाहित होगी। P/Q का मान R/S के बराबर है, ऐसा अगर हो जाता है, ऐसी स्थिति में इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी Ig का मान 0 हो गया। अब देखिए परिपथ है क्या, परिपथ किसे कहते हैं, तो परिपथ एक ऐसा समायोजन है जिसमें कई सारे विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं और ऐसे उपकरण जिसमें कोई ना कोई धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी है कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तार जो परिपथ में है या नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो इस तार को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान लेंगे। जब इस तार को नगण्य मान लिया, ऐसे केस में क्या आएगा, तो ऐसे केस में ये आएगा कि ये जो तार, ये वाले प्रतिरोध हैं P और Q, ये एक ही तार में आ गए, और P और R, जो P और R है वो एक ही तार में आ गए, ऐसे Q और S है वो एक ही तार में आ गए। तो ये दोनों आपस में कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारे लिए काम जो हमको यहाँ पर करना है, बाकी जो उपयोग करेंगे अपन लेसन नंबर 6 में करने वाले हैं, सर्किट के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पर क्या उपयोग है, तो यहाँ पर ये उपयोग है कि अगर कोई स्थिति ऐसी आती है, चाहे वो संधायित्र है, चाहे वो प्रतिरोध है, या कोई भी और चीज़ है, अगर उनके परिमाणों का अनुपात बराबर होता है, तो बीच में अगर कुछ भी जोड़ रखा है तो वह नगण्य हो जाएगा, उसको हम नगण्य मान लेंगे। अब ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट का यूज अपने को कुछ न्यूमेरिकल्स में करना है। आप में से कई स्टूडेंट ने कई सारे न्यूमेरिकल भेजे थे, उसमें कॉमन ये था कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो व्हीट स्टोन कंसेप्ट वाले थे, व्हीट स्टोन ब्रिज वाले थे। और मैंने उस लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि कुछ सवाल तो अपन ने कर लिए हैं, कुछ एक सवाल मैं आपको और कराने वाला हूँ, जिसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का भी मैंने नाम दिया था। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सवाल कैसे बन सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक हमने डायग्राम लिया जो सीधा सीधा सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। समांतर चतुर्भुज लिया, उसके दो जो चार भुजाएं हैं, उस चार भुजा में तो ये ए कोई बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, इनके बीच में परिणामी प्रतिरोध हमको, प्रतिरोध की जगह यहाँ पर धारिता है, तो परिणामी धारिता की हमको गणना करनी है। तो ये सर्किट अगर ये सारे के सारे बराबर है, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी और ये सी, कॉमन क्वेश्चन अपने को ये मिलते हैं, तो इसमें देखते हैं ये किसका काम करने वाला है, तो ये P का काम करने वाला है, ये किसका काम करता है, Q का, और ये हिस्सा किसका काम करता है, R का, और ये हिस्सा S का। तो अगर P/Q का मान R/S के बराबर है, तो P/Q की वैल्यू R/S, ये भी C, ये भी C, तो C/C, और ये C, ये C, C/C, इसका अनुपात भी 1 आया, इसका अनुपात भी 1 आया। तो ऐसी स्थिति में इस वाले को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। और डायग्राम इसके कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा और समझ सकते हैं। दूसरा डायग्राम जो जनरली अभी आप में से कई बार जो आपकी बुक में दे रखा है, कई बच्चों का ये क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर है। वो है क्या कि ये हमने इस तरीके से जोड़ा है, ये अगर हम परिपथ देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है, कहाँ क्या क्या है, तो उसको हम इसके रूप में रूपांतरित करें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। ये हमने बिंदु मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C और ये मान लिया D, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ठीक है, अब ऐसे ही इसका नामांकन अपने को करना है, तो ये A, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला पॉइंट D। अब इसको हमने देखा जैसे ये A से B के बीच में क्या जुड़ा है, तो A से B के बीच में जुड़ा है P, तो ये P का काम करेगा, A से B ये वाला हिस्सा है, A से B में ये किसका काम करेगा, P का। दूसरा देखिए B से लेकर C तक, उसमें कौन सा जुड़ा है, R, तो B से लेकर C तक ये R जुड़ा, C से लेकर D तक जुड़ा है S, तो C से लेकर D तक इसमें जुड़ेगा S, और चौथा बचा हमारा D से लेकर A तक, तो D से लेकर A तक, D से लेकर A तक इसमें जुड़ेगा Q। बाकी क्या बचा, ये हम कुछ ही मान सकते हैं, इसको हमने X मान लिया उदाहरण के तौर पे, तो ये B और D के बीच में क्या है, X।
देखिए वही इस स्थिति आ रही है, ए से बी, एक वजह है ए से बी। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ए से लेकर बी तक के बीच में क्या जोड़ा है, तो ए से लेकर बी तक जोड़ा है पी, ए से बी के बीच में पी आ गया। बी से लेकर सी, तो बी से लेकर सी तक ये आर आ गया। सी से लेकर डी, तो सी से लेकर डी ये कितना आ गया, एस आ गया। और डी से लेकर ए, तो डी से लेकर ए ये क्यू आ गया। ये विकर्ण बचा बी से लेकर डी, इसमें क्या हो गया, एक्स। तो इस चित्र को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ हो गया। इस परिपथ का उपयोग करते हुए हम सवाल कर सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, 1 मिनट में बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि एक सर्किट है जिसमें ये कैपेसिटर जोड़ रखे हैं, इसमें संधारित्र जोड़ रखे हैं, हर एक की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है। ए और बी के बीच में इसका नेट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता कितनी होगी, उसको अपने को काम करना है। तो क्या काम करना, एक तरह से हमने शुरू कर दिया। इसको हमने मान लिया C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, ये मान लिया C4, इसको मान लिया C5 और ये मान लिया C6। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम बनाएंगे तो इसमें ये वाला जो C6 है इसको छोड़ दिया जाए। बाकी अभी हम पिछले डायग्राम में समझ के आए, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो A, B, C और D। तो इस डायग्राम को हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये ए पॉइंट था, ये कैपिटल बी पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए स्मॉल ए से स्मॉल बी तक गए, ये बी तक गए, ये सी है, ये डी है। तो ए से बी तक क्या जुड़ा हुआ है, ये C2 जुड़ा हुआ है, तो C2 हो गया। बी से सी तक क्या जुड़ा हुआ है, C5, तो ये C5 हो गया। सी से लेकर डी तक ये C4 जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया C4। और डी से लेकर ए तक, तो डी से लेकर ए तक जुड़ा हुआ है C1, तो ये हो गया C1। बी और डी के बीच में जुड़ा हुआ C3, तो ये C3 हो गया। और ये बचा हुआ आपका C6। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये डायग्राम बनाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जब ऐसे कोई हमको सर्किट मिलता है तो उसमें जब एक विकर्ण है तो हम इनमें संगत प्रतिरोधों का, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो C2 अपॉन C1 इक्वल टू C5 अपॉन C4 के बराबर होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा है तो देखते हैं, हम यहाँ पर क्या कह दिया, सभी की वैल्यू 5 दी है, तो 5/5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये भी अनुपात 1 हो गया, ये भी अनुपात 1 हो गया। इसका मतलब इस वैल्यू को ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ये जो कंडीशन है, जो शर्त है, उस शर्त की ये पूर्ति इसने कर दी इस वाले डायग्राम ने। जब इस शर्त को पूरा कर रहा है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, एक संतुलित व्हीटस्टोन परिपथ। ऐसी स्थिति में ये जो बीच वाला है इसको हम क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो इसको तार में से हमने हटा दिया, इस डायग्राम में से इसको हटा दिया। अब ऐसा अगर हमने किया तो हम देखते हैं कि C2 और C5 ये कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ऐसी C1 और C4 ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो इस डायग्राम को अगर हम आगे देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो नया डायग्राम का हमारा पोस्चर होगा वो क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये कितना है, ये C2 है और ये है C5, ये कितना है C1 और ये कितना है C4 और ये है C6। C3 जो ख़त्म हो गया, नगण्य हो गया, उसका कोई उपयोग नहीं है। अब इसमें C2 और C5 को हम देखते हैं कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला कितना होता है, तो 1/C सीरीज इक्वल टू 1/, यहाँ पर C2 है और ये 1/C5 है। इसकी वैल्यू 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 2/5 हो गया। इसकी वैल्यू 1/C सीरीज, तो C सीरीज वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2।
तो इनकी जगह ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 5/2 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पर आएगी क्योंकि C1 और C4 वैल्यू 1/5 1/5 ही है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 5/2। अब ये 5/2 आ गया, ये 5/2 आ गया, ये आपस में कौन सा क्रम बनाएंगे, तो अब ये समांतर क्रम बनाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है, C पैरेलल इक्वल टू, ये हमने मान लिया कोई C डैश और इसको मान लिया C डबल डैश, तो C डैश प्लस C डबल डैश, तो 5/2 प्लस 5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम हमने 2 ले लिया, तो 5 + 5 तो कितना हो जाएगा, 10/2 भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो CP की वैल्यू हो जाएगी 5 माइक्रोफैरड। तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों का योग अगर हम करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 5। तो ये अब दोबारा समझेंगे पूरे डायग्राम में, ये सारे के सारे जो हमारे पास डेटा थे वो एक बराबर थे, ये भी 5 का, 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 इसको तो नगण्य मान लिया, ये 5 और 5 2.5 हो गया, ये 5 और 5 2.5 हो गया, समांतर क्रम में जोड़ दिए तो फिर 5 हो जाएंगे। तो इसको हम एक एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर सभी की वैल्यू बराबर है तो रिजल्ट ही उसी के बराबर होगा। अगर ये 5 की जगह 10 होता तो 10 + 10 यानी 1/10 1/10, तो ये 2/10 ये 5 हो जाता, ये 2/10 ये 5 हो जाता, 5 और 5 समांतर क्रम में जोड़ते फिर 10 हो जाता। 5 से था तो 5 हुआ, 10 है तो 10 होगा। अगर 2 लेते तो 2 और 2 1 बचा, 2 और 2 1 बचा, 1 और 1 फिर ये 2 हो गए। तो ये जो रिजल्ट आता है वही आ जाता है जिसकी सभी की वैल्यू एक बराबर होती है। तो इसको हम एक फॉर्मूले की तरह सीधा सीधा यूज में ला सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5 और ये C6 की वैल्यू भी कितनी है, ये भी 5 है। व्हीट स्टोन का जो रिजल्ट आया है, यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्ट आया है वो 5 आया है, ये रिजल्ट 5 आया है। बाकी उसके साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है वो अलग विषय हो गया। इतना हिस्सा हमारा व्हीट स्टोन का काम करेगा, बाकी ये है फिर उसके आगे कौन से क्रम बनाएगा उस क्रम का हम उपयोग करते हुए ध्यान देंगे। तो ये 5 और 5 ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 5/2, तो 5/2 मतलब 2.5 माइक्रोफैरड। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, जो क्वेश्चन आपने भेजा है व्हीट स्टोन ब्रिज का। बात समझ में आ गई। तो अभी अपन जो देख रहे हैं इसके आगे कुछ और भी जुड़ा होता, अगर कुछ और जुड़ा है किसी और क्रम में जुड़ा है तो उसको तो जैसा हम बाकी न्यूमेरिकल करते हैं इस तरीके से करना है। लेकिन ये जो हिस्सा है इससे पहले का ये वाला जितना हिस्सा है, इतने हिस्से को हम जोड़ेंगे, उसके लिए जो तरीका, जो सूत्र, जो सिद्धांत हम उपयोग करने वाले हैं उस सिद्धांत का नाम है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, उसके बाद का कुछ भी है तो जैसा हमने सीरीज और पैरेलल में सीखा है, प्रैक्टिस किया है, समझा है, उसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था व्हीट स्टोन ब्रिज का। इसके कुछ संभावित डायग्राम और कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि वैसे तो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आगे जब सर्किट में पढ़ोगे लेसन नंबर 6 में, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया था, उसमें कैसे कैसे हो सकते हैं। तो एक तो ये सीधा सीधा जो डायग्राम है वो तो ये हो ही गया व्हीट स्टोन का, एक सीधा सीधा डायग्राम हो गया ये। दूसरा डायग्राम कैसा बना वो अभी हमने करके देखा है। ये 3 एक वायर में है, इनको इस तरीके से जोड़ दिया, इसको इस तरीके से जोड़ दिया, तो एक डायग्राम ये हो गया। एक डायग्राम इसका ऐसा भी हो सकता है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये भी एक डायग्राम है। आप इसको सोचोगे कैसे होगा, तो इसमें क्या है कि ये पूरे के पूरे जो 2 तार हैं, ये हमारे पास ये जो 2 तार हैं, इनको अगर हम उठा के ले जाएंगे तो ये कंडीशन में जाएंगे, और ये कंडीशन में आ गए तो एक तरफ, और ये बी पॉइंट को हम उधर उठा के लेंगे। इसको पूरे के पूरे बी को हमने उठाया इधर रख दिया, तो बी पॉइंट इधर आ गया, इस पूरे को उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये दोनों मिला के इधर आ जाएंगे, तो ये बीच का काम करेगा नहीं विकर्ण का काम करेगा। तो ये तीनों डायग्राम सिमिलर डायग्राम है। इस तरीके से कहीं भी अगर कोई व्हीट स्टोन वाली कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन जो है वो डायग्राम आपको शो किया गया है, उसमें एक कोई सर्किट हमको दे रखा है, कोई परिपथ दे रखा है जिसमें इस प्रकार के संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनकी संख्या अनंत है। ये उनकी जोड़ने का प्रक्रिया है और संधारित्रों की संख्या अनंत है। हमसे पूछा गया है कि ए और बी के मध्य तुल्य
धारिता कितनी होगी, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, जबकि सारे के सारे कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो एक बराबर है। तो जैसे यहाँ पर हमको इनफाइनाइट नंबर दे रखे हैं, अनंत नंबर दे रखे हैं, अनंत संख्याएं दे रखी है, उनको हम किस तरीके से जोड़ेंगे, जबकि हमको नहीं स्पष्ट है कौन सा इसके साथ श्रेणी या समानता क्रम में है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल का हल कैसे करेंगे, ध्यान देखेंगे बाद इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए केवल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसमें गणितीय जो कंसेप्ट है उसका यूज हमको करना है। तो हमने इसका मान लिया लेट सी नेट जो आएगा वो हमने मान लिया x है। तो ऐसा हमने माना, क्या माना कि जो सी नेट आने वाला है उसकी वैल्यू x है। इसका टोटल जो हल है, जो उत्तर है वो कितना है, वो x के बराबर है। x y z a b c d हम जो चाहें वो इंटीजर मान सकते हैं, डजेंट मैटर। अभी हमने यहाँ पर x मानकर काम किया है, तो x के आधार पर अपन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो संधारित्र हैं वो अनंत हैं, उनका जो टोटल वैल्यू आ रही है उसको हमने x के बराबर मान लिया। अनंत संधारित्रों का कुल हल जो चित्र में दे रखे हैं उसकी जो वैल्यू है a और b के बीच में, उसका मान x है। ठीक है, अब विचार कीजिए ये जो अनंत है, इसकी जो नंबर है वो इनफाइनाइट है, इसमें से एक कम कर दें तो कितना बचेगा, अनंत संख्या में से अगर हम किसी एक को हटा देते तो कितना बचेगा, अनंत ही बचेगा। क्यों कि अनंत में से किसी को घटा दो या किसी को जोड़ दो, अनंत के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत में जोड़ते तो भी अनंत आता है, अनंत में से घटाते हो तो भी अनंत आता है, अनंत में गुणा करते हो तो भी अनंत आता है, भाग करते हो तो भी अनंत आता है। जीरो एक अपवाद हो जाता है, बाकी जोड़ना घटाना गुणा भाग सबका रिजल्ट कितना आता है, अनंत आता है। तो ये इनफाइनाइट नंबर हैं, इसमें से एक घटा देंगे तो भी अनंत रहेगा, दो घटा देंगे तो भी अनंत रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो कैपेसिटर जोड़ रखे हैं उनका सीक्वेंस देखते हैं, तो एक वायर में है और इनके पैरेलल जोड़े गए वो भी हैं। तो इनमें से इस वाले को और इस वाले को जो एक जैसे इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी इनको छोड़ने के बाद जो हमारे पास डायग्राम बचेगा, मैं एक बार बना के बता देता हूँ कि इसको हमने हटा दिया और इसको हटा दिया तो भी ये रिजल्ट तो अनंत का ही आएगा, वही डायग्राम है। तो इसमें हम ये जो दो थे, मैं दोबारा बनाता हूँ उसको, तो ये जो दो थे इन दोनों को जो एक जैसे हैं, एक उस वाले वायर में एक इस वाले वायर में, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो डेटा बचा है वो भी हमारे पास किसका होगा, ये अनंत होगा। इसकी नेट वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। और इनफाइनाइट के रिजल्ट हमने कितना मान रखा है, तो इनफाइनाइट का जो सम है वो x के बराबर है। तो इस डायग्राम को हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, इन दोनों को छोड़कर जो बचा हुआ है वो अनंत है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो सी नेट यानी x के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास जो डायग्राम बचेगा वो ये बचेगा। इन दोनों को तो हमने छोड़ रखा था, ये C का है, ये C का है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और बाकी जो बचा उसका टोटल सॉल्यूशन है। अब पूरे वायर में हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ना चाहें तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, है तो उसी वायर के अंदर। तो इस वायर के अंदर इस वायर के साथ हमेशा वो समानता क्रम बनाएगा और उसका रिजल्ट किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में दो जो हमने छोड़ रखे हैं उनके अलावा भी जो टोटल रिजल्ट है उसकी वैल्यू c इनफाइनाइट के बराबर होगी, और c इनफाइनाइट जो है वो नेट उसका हमने x मान लिया है, तो ये x के बराबर हो गया। अब हम देखते हैं यह x इस c के साथ कौन सा क्रम बना रहा है, तो ये समानता क्रम बना रहा है, और समानता क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, c1 प्लस c2, c1 की जगह c और c2 की जगह x, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा c प्लस x। तो इन दोनों के स्थान पर हमारे पास केवल एक कैपेसिटर रह गया जिसकी वैल्यू कितनी है, इसको हमने Cp माना है टोटल, और उसकी वैल्यू कितनी है C प्लस एक्स, हाँ या ना। तो जो दो थे उनको हटा दिया और हमारे पास एक रह गया, उसकी वैल्यू कितनी है C प्लस एक्स। अब ये C और ये C प्लस एक्स आपस में कौन सा क्रम बना रहे हैं, तो ये सीरीज में एक ही वायर में, तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो 1/c और प्लस 1/c प्लस एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसका C नेट यानी 1/c नेट, और C नेट हम मान चुके हैं किसके बराबर है, x के बराबर। तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, तो 1/x इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, एक हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो 1/x एलसीएम ले लिया, c इंटू सी प्लस एक्स, तो c प्लस एक्स प्लस सी, तो 1/x बराबर कितना हो गया 2c प्लस एक्स अपॉन में c इंटू सी प्लस एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
इसको सॉल्व कर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया c इंटू सी प्लस एक्स, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि c और ब्रैकेट एक जैसे लग रहा है। तो c इंटू सी प्लस एक्स है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू ये है 2c प्लस एक्स, अंदर गुणा किया तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू इधर गुणा किया तो 2cx और प्लस एक्स स्क्वायर। सारा डेटा इधर ले आओ तो 2cx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। 2cx में से एक cx गया तो केवल एक cx बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया जिसको अपन श्रीधराचार्य विधि, फॉर्मूला क्या होता है तो श्रीधराचार्य का जो नेट जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को ध्यान देंगे। आप सभी ने पढ़ के आए हैं 9th या 10th क्लास में। फंक्शन क्या था, इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब ये अगर कोई कंडीशन है देन एक्स इक्वल टू कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पढ़ा सभी ने फॉर्मूला, ध्यान आ गया। ये जो रिजल्ट है उसी के फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 है, तो ए इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, बी की वैल्यू देखेंगे तो प्लस बी यहाँ पर है प्लस सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और जो c है तो c की वैल्यू किसके बराबर है, इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। ए की जगह 1, बी की जगह c और c की जगह माइनस का सी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करने वाले हैं तो आते हैं रिजल्ट कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है c, तो माइनस का c प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है c, तो इसका किया सी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2 a की जगह 1। तो x इज इक्वल टू माइनस का c प्लस माइनस अंडर रूट, ये सी स्क्वायर है माइनस का इसमें गुणा हुआ तो 4c स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपॉन में 2 बचा, माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2। इसको वर्गमूल के बाहर लेंगे तो माइनस का c प्लस सी अंडर रूट 5 प्लस माइनस सी रूट 5 अपॉन 2। अब यहाँ पर दो उत्तर आएंगे हमारे पास, या तो आएगा c रूट 5 माइनस सी अपॉन 2, अथवा दूसरा कितना जाएगा c रूट 5 माइनस का सी रूट 5 और माइनस का c अपॉन 2। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है टोटल वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो अब हमारे पास जो एक आंसर जो ऑप्शन बचता है वो केवल और केवल एक ही आंसर बचता है, और वो आंसर क्या है, तो अतः स्पष्ट है संधारित्र के संयोजन की तुल्य धारिता x का मान कितना है, c रूट 5 माइनस सी अपॉन 2, c कॉमन रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, रूट 5 की वैल्यू लगा दी उसमें से 1 घटा देंगे, जो उत्तर आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे इंटू सी। तो ये x जो हमने किसके बराबर माना था, c नेट के बराबर। तो अनंत अगर संधारित्र जोड़ रखे हैं हमने चित्र में, चित्र के अनुसार, ऐसी स्थिति में इसकी जो धारिता आएगी इतनी फेरड है तो फेरड, माइक्रोफेरड है माइक्रोफेरड, या जिस यूनिट सिस्टम में हमको दे रखा है उसका हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार का। ये सवाल देखते हैं, ये भी पिछले सवाल जैसा ही है कि अनंत संधारित्र हैं, अनंत कैपेसिटर हैं जिनको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जोड़ रखा है। पिछले केस में जो डायग्राम था उसमें नीचे वाली जो वायर है उसमें कोई कैपेसिटर नहीं था, बाकी सारे एजेड थे और सभी की कैपेसिटेंस एक बराबर है सी। सवाल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस सवाल में भी, इस सवाल में भी अपन सी मानकर काम कर रहे हैं। प्रोसीजर वही है कि अब पिछले बार में हमने क्या किया था, अनंत का रिजल्ट हमने सी नेट मान लिया था, तो उसमें से 2 को लेफ्ट किया था क्योंकि एक स्क्वायर का लिया था, एक स्क्वायर का। अभी हमारे पास तीसरा वायर और है तो इसका भी हम इसको लेफ्ट कर देंगे तो बाकी भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लेट सी नेट इक्वल टू एक्स, जो इसका कुल है उसको हमने x मान लिया।
ऐड कर रखा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब हम इसको डायग्राम को बनाएंगे तो इन 3 को छोड़कर बाकी भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, जिसको x मान लेंगे। तो ये जो डायग्राम हमारे पास बनने वाला है उस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये C है, ये C है, ये C है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, बाकी जो बचा वो क्या बचा, x बचा। अब ये x इसके साथ समांतर क्रम बनाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये रिजल्ट जो बनेगा हमारे पास C पॉइंट A और पॉइंट B, और ये कितना हो जाएगा C प्लस x। एक डायग्राम में बना दिया तो एक ही वायर में आ गए, सारे के सारे सीरीज में आ गए। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये C है, ये कितना है हमारे पास C प्लस x। अब इसका नेट वैल्यू निकालेंगे तो 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस x और प्लस 1/c। इसको लिख सकते हैं 2/c प्लस 1/c प्लस x। ये c नेट किसके बराबर है, x के बराबर है, तो 1/x इक्वल टू, इसमें एलसीएम हो जाएगा c इंटू सी प्लस एक्स। बड़े ब्रैकेट में थोड़ा सा c का कन्फ्यूजन रह जाता है, c इंटू सी प्लस एक्स। क्या बचा यहाँ पर, तो 2 इंटू सी प्लस एक्स और प्लस ये c बचा। अंदर मल्टीप्लाई कर करेंगे तो 2c प्लस c, तो ये बचा 3c और प्लस 2x अपॉन में कितना बचा, c स्क्वायर प्लस सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 3c प्लस 2x इंटू एक्स। अंदर गुणा कर दिया तो c स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 3cx प्लस 2x स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की साइड में लेकर आना है तो 2x स्क्वायर प्लस का 3cx, ये एक साइड में थी, ये जाएगा तो माइनस का cx और माइनस का c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गए, 1 गया तो 2 बचा, तो 2cx माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको अपन कंपेयर किसके साथ करने वाले हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू तो 2 के बराबर, b की वैल्यू 2c के बराबर और c की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, इसका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं क्या आता है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे श्रीधराचार्य विधि वाले फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस b की जगह कितना है 2c प्लस माइनस अंडर रूट 2c का स्क्वायर किया तो 4c स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 2 इंटू इसकी वैल्यू है माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 2। x इक्वल टू माइनस का 2c प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4c स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 8, तो प्लस का 8c स्क्वायर अपॉन में 4। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2c प्लस माइनस अंडर रूट 8 और 4 12, तो 12c स्क्वायर अपॉन में 4। c स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2c प्लस माइनस c रूट 12, 4 दिया 12 भी करके हम 2√3 भी लिख सकते हैं। 2√3 करा तो 3 बाहर अंदर रहेगा, 2 बाहर आ गया अपॉन 4, 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो माइनस का c प्लस माइनस c अंडर रूट 3 अपॉन में कितना बचा 2। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, माइनस का आंसर होता नहीं है, तो प्लस आंसर जो हमारे पास फाइनल आ जाएगा। तो c नेट जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू ये माइनस और ये प्लस c√3 माइनस c अपॉन 2, तो c कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम अनंत वाले अगर कोई कैपेसिटर दे रखे हैं उनका नेट वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको कराया, जिनको कराने की कोशिश की। बाकी आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, जो मैंने आपको कराए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात यह है कि कई लोगों का अभी भी ऐसा कहना है कि केवल नोट्स बना रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे। आप वीडियो नहीं देख रहे तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को देखेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है। और अब स्कूल भी आपको बुला रहे हैं तो आपकी कोई भी डाउट है आप पूछने आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।